ना व्हाट इज बायो रिफाइनरी? बायो रिफाइनरी जैसे आपने पेट्रोलियम रिफाइनरी का वर्ड सुना होगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी जहाँ पे पेट्रोल और डीजल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्पेशली फ्रॉम द सी और ओशंस। सो वो रिफाइनरीज क्या करती हैं, उस पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को जिसको आप कहते हो, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। तो अगर हम लिग्नोसेलुलोज बायो रिफाइनरी की बात करें, वो वाली बायो रिफाइनरी जो बायोमास या प्लांट बायोमास से कोई प्रोडक्ट बनाए, उसको हम लिग्नोसेलुलोज। Use of agricultural waste for the production of biochemicals. Now, what kind of biochemicals? The biochemicals that I'm talking about are made from these three major components. Okay, lignin, hemicellulose, and cellulose. These are the three components from where we can produce those kind of biochemicals that I will be talking about. Now, for for any kind of uh, product development from these three lignin and hemicellulose and hemicellulose. So lignin earlier it was considered to be a very hindrance, a kind of material which is causing disturbance in the extraction of the cellulose from the biomass. But nowadays, like we have published a research paper in Science of the Total Environment Journal, impact factor around 10. So it was journey of lignin from roadblock to the bridge for lignocellulosic biorefineries. Maybe you can read it when you have time. So herein we have talked about लिग्निन जो था वो सब पहले क्या माना जाता था, रोड ब्लॉक। रोड ब्लॉक क्या हो गया कि जो ऐसा कोई प्रोडक्ट है, ऐसी कोई चीज है जो एक तरह से ब्लॉकेज कर रही है किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। बट नाउ डेज इट इज अ ब्रिज टू द बायो रिफाइनरी। ना व्हाट इज बायो रिफाइनरी? मैं क्योंकि हर एक टर्म क्योंकि आप स्टूडेंट्स आई थिंक ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस टर्म, दैट्स व्हाई मैं इन टर्म्स को भी साथ साथ में आपको क्लियर करवा रहा हूँ। बायो रिफाइनरी जैसे आपने पेट्रोलियम रिफाइनरी का वर्ड सुना होगा। पेट्रोलियम रिफाइनरी जहाँ पे पेट्रोल और डीजल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है स्पेशली फ्रॉम द सी और ओशंस। सो वो रिफाइनरीज क्या करती हैं, उस पेट्रोल को, क्रूड ऑयल को जिसको आप कहते हो, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाते हैं। तो अगर हम लिग्नोसेलुलोज बायो रिफाइनरी की बात करें, वो वाली बायो रिफाइनरी जो बायोमास या प्लांट बायोमास से कोई प्रोडक्ट बनाए, उसको हम लिग्नोसेलुलोसिक बायो रिफाइनरी कहते हैं। ओके, सो this paper we published in 2023 wherein we have talked about how lignin can be a good material for the production of various biochemicals. Now why I'm saying this, because जितनी आसानी से मैंने आपको ये बताया कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन एक पार्ट है, और लेकिन ये इनको अगर एक्सट्रैक्ट करा जाए, करना हो अगर आपको, मान लीजिए मैं अगर आपको बोलूं अच्छा जी 1 ग्राम, जो जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आप गन्ने का जूस पीते हैं, ठीक है, उस गन्ने के जूस में जब आप उसका जो वेस्ट है वो देखते हैं, आप दुकानदार जो वेस्ट है उसको वहां पे इकट्ठा करके रखता है जिसका कोई भी यूज नहीं होता। दुकानदार क्या करेगा, उस वेस्ट को एक जगह पे जाके डंप कर देगा, जो कि एक तरह से पोल्यूशन कॉज करेगा। एट द सेम टाइम या तो उसको वो जला देगा, ओके, या तो उसको कहीं पानी में चलती रिवर में कहीं फेंक देगा। ऐसा ही आपने मोस्टली हमारे इंडिया में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप उस वेस्ट बायोमास, जो कि शुगर केन का जो आपने जूस निकाल के वो जो वेस्ट निकला ना, उसमें सेल वॉल तो वैसी की वैसी है। अब उस सेल वॉल में वो सेल्यूलोज वैसा का वैसा है, हेमीसेलुलोज वैसा का वैसा है, और लिग्निन, क्योंकि it is a good source of polysaccharide, that sugar cane, because it is also sweet in nature, but at the same time the cell wall of that component contains very good amount of cellulose and the hemicellulose, right? So now how to break that cellulose, how to break that cell wall to extract the cellulose and the hemicellulose and the lignin? It's a very tedious task. So for this we have different methods. Now what are those different methods? These are including the physical methods, chemical, physiochemical, as well as we have biological methods. Now these are some of the techniques. I will not go into detail about these techniques. So these are the techniques we use it for the separation of the cell wall or breaking the cell wall of a plant in order to release the cellulose, hemicellulose, and the lignin portion. We can say we valorize that biomass. Okay. Now here you can see all different methods they have been used, but most of these methods
they have limitations more than their advantages. Okay, so as I also said in the previous slide, that green technology we are using, but mostly the methods that we use for extracting these cellulose and hemicellulose, they are hazardous, they are toxic in nature. So what to use now? These if you can see, ionic liquids. Okay, so we call them as pre-treatment agents or pre-treatment solvents. So what is the term pre-treatment? When we treat the biomass with these methods, it is called as pre-treatment. Now what is pre means before using it for value addition, we treat that biomass so as to extract that cellulose and hemicellulose. Okay, so ionic liquids, these are the chemical solvents which have a number of good properties. You can see in the center, like they are non-volatile, non-toxic, they have a good thermal stability, chemical stability, they are non-inflammable, highly soluble, they can be mixed with water. And these solvents have different applications. If you can see on the sides, there are the different applications. Okay, but mostly here we are using those ionic liquids for the pre-treatment of the biomass. Okay, so what are ionic liquids? Now even your uh, hydrochloric acid or H2SO4, okay, that is also an ionic liquid. Okay, how come it is an ionic liquid? Because HCl अगर आप देखें, it is made up of hydrogen and chloride ions. Okay, and ionic because it is an ionic species, so obviously it will be containing positive and the negative ions. At the same time, H2SO4 is also ionic liquid, but that one is an inorganic ionic liquid, right? So here I'm only talking about the organic ionic liquids. So just remember, there are two types of ionic liquids. One are inorganic and one is organic. Here, the organic ionic liquids, they are much better to use than the inorganic ionic liquids. Okay, so these are the organic salts or organic liquids which are liquid at room temperature and have low toxicity, and they are highly effective also. Yeah. So what is the role of ionic liquids in the biochemical conversion process? So as I said, ionic liquid, we can use them for the pre-treatment of the biomass. So yeah, these are the two major applications of it. Like it can help in decreasing the crystallinity of the cellulose, because cellulose, when it is present in the cell wall of a plant, it is quite tightly packed. Okay, जैसे जैसे अगर आप मेरी यहाँ पे फिंगर्स को देखें, so let us say this is cellulose and let us say this is lignin. They are tightly packed like this. Okay, so that means it cannot be easily separated. So what we can do is we can just take in, if we are giving ionic liquid treatment, so what it will do, because let us say this one is cellulose and this one is lignin, they are tightly bonded with each other through a chemical bond, right? So when we give some ionic liquid, the chemical bonds, what are those kind of bonds? Like hydrogen bond, van der Waals forces of attraction, like there are many different kinds of interactions, right? So ionic liquids, they just break those bonds and separate the lignin and the cellulose from each other. That is a major objective of the pre-treatment process. Okay, now somebody can ask me, okay sir, why we need to separate them? Because as I said, अगर हम उनको सेपरेट करेंगे तो ही उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाएगा. मैं सेलुलोज का एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं. सेलुलोज का, बिकॉज सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, राइट? सो उस पॉलीसेकेराइड को हमें सिंपलर फॉर्म में अगर लाना है तो हमें पता है कि वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा. और ग्लूकोज को आपको ये भी पता है कि ग्लूकोज की हम फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन से क्या बनता है, इथेनॉल. नो, व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल इज नथिंग बट आवर बायो इथेनॉल विच वी कैन यूज एज अ बायोफ्यूल. अगर आप न्यूज को फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, it has also some plans to, it is already on the way. Okay, wherein government is trying to use the biofuels, wherein like Nitin Gadkari, who is the road and transport minister, he's a very good minister. I am quite influenced by his thoughts. Like he says, we have to shift towards maybe the electric cars or maybe electric transport and also the biofuels. Okay, so government of India has a plan to mix at least like if we say 90% of our petrol and 10% blend with the
the ethanol. Okay, so this ethanol we can get simply from the fermentation process. We can also get it from other processes also, or catalytic processes, but fermentation is a very simple method wherein we can just ferment the glucose by using yeast or microorganisms so as to make the ethanol from that. Okay, so yes, so this is how ionic liquids they process. This is one more slide wherein you can see on the left side the hemicellulose, lignin, and cellulose in a biomass. They are quietly jam packed like this, like if you can see there. Like when you use the ionic liquid, sorry, where is the cursor? Yeah. So when you use the ionic liquids mixed with water, and let us say we take some conical flask, we put some biomass in powdered form. जैसे मान लीजिए आप शुगर केन का वो जो वेस्ट है उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसका पाउडर बना लें. पाउडर बना के उसको ड्राई करके अच्छे से, इट शुड बी वेरी क्लीन एंड ऑल्सो ड्राइड. यू जस्ट ऐड सम आयनिक लिक्विड इन इट, मिक्स सम वाटर. नाउ व्हाई वी ऐड वाटर इन इट? बिकॉज आयनिक लिक्विड थोड़े से विस्कस होते हैं. तो वाटर क्या करता है, इट ऑल्सो गिव्स सम काइंड ऑफ इट डिक्रीजेस द विस्कोसिटी, जिसकी वजह से आयनिक लिक्विड का जो एक्शन है वो और ज्यादा अच्छे से वो काम कर सकता है. ओके, सो ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन सी द होल प्रोसेस. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस, ओके, बट आई विल जस्ट टेल यू that it is actually acts on the surface of that biomass, breaks the cell wall and separates the tight packing or the bonding between those cellulosic portion and the hemicellulosic portion and the lignin portion, and we can utilize them in different ways. Okay, now मैंने आयनिक लिक्विड्स की बात करी. अब देखो कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं, कोई भी चीज, इवन आपका जो मोबाइल है, आप खाना भी खा रहे हो ना, खाना हम कहते हैं बहुत जरूरी है खाने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए, अच्छी सेहत के लिए, बट एट द सेम टाइम कम खाना और ज्यादा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक है. तो एक बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है, इजंट इट? एट द सेम टाइम मैंने जैसे कहा आयनिक लिक्विड बहुत अच्छे हैं, मैंने तो बोल दिया अच्छा जी ये ग्रीन सॉल्वेंट है ये, लेकिन ये भी वो कहते हैं ना, हमारी इंडिया में कहावत है, ये भी दूध के दूल्हे नहीं है. ओके, दैट मीन्स they are effective, but at the same time they also have the disadvantages. What is the major disadvantage of ionic liquids? That is they are very costly. आपको 25 ml का अगर आयनिक लिक्विड की एक बॉटल लेनी होगी, जो कि किसी कंपनी से आप ले सकते हो, ऐसे तो मिलेगा नहीं आपको, जो केमिकल सप्लाई करती हैं कंपनीज. 25 ml की, बिकॉज मैंने पीएचडी में, जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने एक केमिकल खरीदा था अपने पैसों से, अपनी फेलोशिप से, क्योंकि हमारे वहाँ पे इंडिया में फेलोशिप्स की बहुत वो है, फंडिंग की बहुत कमी है. 25,000 का वो 25 ml, मतलब 1 ml 1,000 का पड़ा था मुझे. वो सिर्फ मैंने मे बी 10 ml या 20 ml रिएक्शन करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो यूज किया. ओके, बट जस्ट इमेजिन 25,000 से 25 ml का आ रहा है, अगर मुझे 1 लीटर बनाना पड़ेगा तो वो आप कैलकुलेट कर लीजिए 10 लीटर. क्योंकि अगर आप बड़े स्केल पे कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो भाई आपको कॉस्ट भी उतनी लगानी पड़ रही है ना. तो अगर मैं आपको सिंपल सा लॉजिक है, एक कॉमन मैन की हैसियत से, क्योंकि हम जो यहाँ पे बैठे हैं सारे, आप वहाँ बैठे हो, मोस्ट ऑफ अस आर कॉमन पीपल, राइट? हम अंबानी तो है नहीं. तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप पेट्रोल डालने जाते हो अपनी स्कूटी पे, आज जो रेट चल रहा है इट इज 94 रुपीज पर लीटर पेट्रोल, राइट? बट मैं आपको बोलता हूँ अच्छा जी मैंने बहुत अच्छी रिसर्च करी, मैंने बायोफ्यूल बनाया है. मैंने ये कहा कि बायोफ्यूल जो है वो बहुत अच्छा है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है. तो आप में से, आप मान लीजिए अगर 10 लोग हैं तो 10 में से बोलेंगे अच्छा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, मतलब ये पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा, दैट्स सो गुड. सो मे बी आप में से सिर्फ एक ही इंसान खड़ा होगा जो बोलेगा कि अच्छा मैं बायोफ्यूल खरीदने को तैयार हूं, चाहे कितनी भी कॉस्ट क्यों ना हो. लेकिन जो 9 लोग आप होंगे ना, क्योंकि अभी पीछे 2 रुपए सस्ता हो गया पेट्रोल, तो आप सभी खुश हो गए होंगे, क्योंकि 2 रुपए कम होना, ओहो बहुत अच्छा हो गया, मोदी को वोट डालो, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं. बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपको इथेनॉल बना के दे रहा हूं अपनी लैब से, मैंने आपको 1 लीटर दिया, लेकिन वो 1 लीटर मान लीजिए मुझे, जब मैंने उसको बनाया मुझे वो पड़ा मे बी 150 रुपया लीटर, या मान लीजिए 150, और मैं 150 का तो बेचूंगा नहीं, मैंने मान लीजिए 200 रुपए का आपको बेचा पर लीटर. आप खरीदोगे? कभी नहीं खरीदोगे. क्यों? क्योंकि आपको अपनी पॉकेट देखनी है. सो कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आना है, ठीक है, उसके लिए कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है. तभी आयनिक लिक्विड्स डिस्पाइट बीइंग इफेक्टिव ग्रीन सॉल्वेंट्स हैं, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही कॉस्टली है.
तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? अब इफेक्टिव तो है, लेकिन कॉस्ट कैसे कम की जाए? कॉस्ट कम की जा सकती है थ्रू दिस। व्हाट आर दीज आर कॉल्ड एज डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट्स। ये आप कह सकते हो आयनिक लिक्विड्स के अल्टरनेटिव है, और वी कैन से दीज आर द सिस्टर और द ब्रदर्स ऑफ द आयनिक लिक्विड्स, having the same properties of ionic liquids, but at the same time they are very cost effective, that is they are low cost. इनके effects वैसे ही हैं, they are effective but at the same time they are very low cost. So that means we can prepare them in the laboratory and we can use it for the pre-treatment of the biomass. Now as I said, lignin is a very important component. Okay, so lignin से हम क्या कर सकते हैं? अब lignin जैसे अगर आप सिंपली जैसे कुछ भी, जैसे आप राइस स्ट्रॉ की अगर बात करें, राइस स्ट्रॉ, जैसे जब आप पैडी ग्रो करते हो, जब फार्मर्स पैडी ग्रो करते हैं तो उसमें राइस स्ट्रॉ निकलता है, जिसको अगर आपको वर्ड का पता है, इट इज कॉल्ड एज पराली। हरियाणा में और पंजाब एरियाज में इसको पराली कहा जाता है। तो मोस्टली पराली जो है वो जो चारा एज ए चारा यूज होता है, एज ए फीड यूज होता है, फीड स्टॉक यूज होता है फॉर द एनिमल्स, गाय के लिए या भैंस के लिए, ठीक है। बट अगर आप राइस स्ट्रॉ की बात करें, राइस स्ट्रॉ फार्मर्स को क्योंकि नहीं पता होता, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं है, राइस स्ट्रॉ इज नॉट अ गुड डाइट, इट इज नॉट अ गुड डाइट फॉर द एनिमल्स। व्हाई? बिकॉज उसमें इतना सारा सल्फेट और इतना सारा अदर टॉक्सिक मटेरियल हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में, इट इज लाइक ए स्लो पॉइजन, जो उस एनिमल की जो इंटरनल सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है। ओके, सो पराली जो है, इट इज नॉट अ गुड फीड फॉर द एनिमल्स। So we can use this parali for the making of the lignin as well as the biofuel. Okay, so अब normally अगर पराली जो यहाँ जिसको राइस स्ट्रॉ आप कहते हो, वो नॉर्मली क्या किया जाता है, किसानों द्वारा जलाया जाता है ओपन फील्ड में। अगर आपने देखा हो, क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, वो क्या करेंगी, फूड ग्रेन्स को सेपरेट कर देंगी उस राइस स्ट्रॉ से या उस पराली से, और उस वजह से क्या होगा, वो सिर्फ उसने क्या करना, एक माचिस की तीली जलानी और पूरा खेत को जला डालेगा, उस पराली को पूरी जला डालेगा, जो कि क्या करेगा, पोल्यूशन कॉज करेगा। ओके, और लास्ट में उसको ऐश मिलेगी। वो सोचता है कि वो ऐश जो है एज अ मैन्योर या एज अ फर्टिलाइजर वो काम आएगा, बट मोर देन दैट इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, so lignin we can use it for different agrochemicals, making of the agrochemicals, bioplastics. Yes, it is also one of the major applications of this lignin. Lignin chemicals like vanillin, lipids, ferulic acid, and also the biofuels can be used for the from the lignin. Okay, now I will just talk about what are the different applications of the products, or what kind of products we can produce from this waste biomass or the plant biomass. As I said, one very important product we can get from the plants or the plant waste. Okay, why I am talking about waste? अगर आप बोलो सर हम क्या करें, क्रॉप्स को काट के क्या हम बायोफ्यूल बना सकते हैं? मैं कहूंगा जी बिल्कुल बना सकते हैं, वो तो बहुत ही इजी टास्क है, ठीक है। बट दैट विल क्रिएट, अगर आप जैसे मैं बोलूं, किसानों को बोलूं मैं कि अच्छा जी आपको क्रॉप्स ग्रो करनी है, जैसे मान लीजिए ग्रीन रेवोल्यूशन लाना है, जस्ट लाइक इंदिरा गांधी के टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, तो उसमें बहुत सारी इंडिया सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स बनाए और उसने एक्सपोर्ट भी किया। लेकिन मैं अगर आपको इस बार बोलूं ग्रीन रेवोल्यूशन करना है, लेकिन वो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है आपने बायोफ्यूल के लिए करना है, तो वो कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं क्या, लेकिन उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा आप सोच सकते हैं? अगर आप सोच सकते हैं, सोचिए इसको, मैं लेकिन आंसर बता दूंगा आपको। इट विल क्रिएट अ फूड वर्सेस फ्यूल प्रॉब्लम, राइट। इंडिया में बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको एक वक्त की भी रोटी नसीब नहीं होती। ऑलरेडी इंडिया अभी कोई इतना डेवलप नहीं हुआ, आप वहां पे रहते हैं, हम वहां पे रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। तो अगर मैं किसानों को ये बोल दूं कि भैया आप क्रॉप, क्योंकि किसानों को तो वैसे भी फायदा होना है, अगर आप क्रॉप को क्या करेंगे, वो हमें बेच देंगे, इंडस्ट्रीज को बेच देंगे जो बायोफ्यूल बनाएंगी, ठीक है। बट जस्ट इमेजिन, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो एट द सेम टाइम हमारा जो फूड की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से क्राइसिस में इंडिया आ जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वेस्ट, तभी मैं कह रहा हूं कि वेस्ट, क्योंकि वेस्ट है तो उसका कोई काम नहीं है, उसका पोल्यूशन काम करना है और कोई काम करना नहीं है। तो हम उस वेस्ट को वी कैन यूटिलाइज इट फॉर अ गुड पर्पस बाय मेकिंग
बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स कौन कौन से हैं, जैसे आपको तो एक मैंने बताया, बायोइथेनॉल है, बायोब्यूटेनॉल है, बायोडीजल है, बायोमीथेन, बायोहाइड्रोजन syngas, biohethane, okay, wherein we mix hydrogen with the methane, and these are some of the fuels which are liquid and the biofuel, liquid and the gaseous biofuels, okay. So फर्स्ट जनरेशन, चार तरह के जनरेशन के बायोफ्यूल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट जनरेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको कहा, इट इज मेजरली वी गेट इट फ्रॉम द क्रॉप्स। सेकेंड बायो जनरेशन बायोफ्यूल, ये नॉर्मली वेस्ट से हम जनरेट करते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर फ्रॉम द एल्गल बायोमास। नाउ व्हाट आर एल्गल बायोफ्यूल्स? लाइक माइक्रो एल्गा या एल्गा, जैसे आप सी वीड की बात करते हैं, जैसे आप साउथ के पार्ट्स में चले जाएं इंडिया के, यहाँ अगर आप कहीं गांव में अगर आपने विजिट किया या आप गांव में रहते हैं, तो आप तालाब, अगर आप वहाँ पे जो पॉन्ड्स हैं, आपके गांव के जो पॉन्ड्स है, वहां पे अगर आप देखते होंगे, ग्रीन कलर की एक मैट सी बिछी होती है, दैट मैट इज नथिंग बट एल्गा, विच इज अ वेस्ट, ओके, एंड विच इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द एक्वेटिक एनिमल्स, जो उस पॉन्ड में मछली है या जो दूसरे जानवर हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। So we can use this algal biomass for making biofuels, okay. So this is the third generation biofuel. The fourth one is the biohydrogen, okay. Biohydrogen का जो concept है, it is very like of all the fuels, it should be considered as the most efficient and most cost effective, that is low cost higher fuel, but इसके ऊपर अभी रिसर्च इतनी ज़्यादा established नहीं हुई, चल रही है रिसर्च, but it is not that established. Maybe in the future it will be used as a fuel also. मैंने ये बायोफ्यूल की एप्लीकेशंस, यहाँ इसके जो एडवांटेजेस आपको पहले ही बताए, इट इज़ वेरी ग्रीन फ्यूल, ओके। या सेकंड प्रोडक्ट जो हम, बिकॉज मैंने आपको शायद शुरू में ही बताया कि जो हमारी रिसर्च लैब है वो मेजरली दो काम करती है रिसर्च से रिलेटेड। वन इज रिलेटेड टू द फूड, अनदर रिलेटेड टू द एनर्जी। एनर्जी वाला एस्पेक्ट मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले। द सेकेंड part that we are working upon is the production of functional foods from the plant waste. If you have heard of this term, like most of you have heard of a term probiotic.